तो ये जो मनुष्य मानव है यह जातिवाचक संज्ञा है। पूरे मनुष्य संकुल के जो जाति है उसके बारे में यहाँ पर बोध होता है। उस विकारी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। देखिए, अगर वचन के बारे में देखना है तो वचन में दो प्रकार है हिंदी में प्रमुख रूप से, एक वचन और बहुवचन। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले अलग अलग शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज के इस ब्रिज कोर्स के क्लास में मैं सभी प्रथम पीयूसी के छात्रों को स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में हम हिंदी के व्याकरण के संबंध में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम पीयूसी के जितने भी हिंदी छात्र हैं, अगर आप आगे जाकर जो है पर हिंदी भाषा जो है पढ़ने वाले हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप हिंदी व्याकरण के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहले व्याकरण क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैंने कहा कि हिंदी व्याकरण के बारे में जानना जरूरी है। तो मैम, व्याकरण मतलब क्या है, जो अंग्रेजी में जिसे हम ग्रामर कहते हैं। देखिए, व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रामर। तो किसी भी भाषा, देखिए भाषा जो है बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हर एक भाषा की जो है अपना ही एक अलग अलग स्वरूप होता है। तो ऐसे में किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का जो विश्लेषण करना है वही यहाँ पर क्या है, व्याकरण है। तो अंग्रेजी भाषा का ही अपना एक अलग स्वरूप होता है और हिंदी भाषा की अपनी एक अलग स्वरूप, और ऐसे ही कन्नड़ा भाषा की अपनी एक अलग स्वरूप, अलग अस्तित्व यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रस्तुत भाषाओं के जो अंग प्रत्यंग है उनका यहाँ पर विश्लेषण करना ही जो है यहाँ पर व्याकरण है। तो ऐसे में व्याकरण कहते हैं यहाँ पर प्रारंभ में, देखिए कोई भी भाषा हो, यहाँ पर प्रारंभ में जो है यहाँ पर उसकी वर्णमाला और उसके जो 12 कड़ी गिनती और उसके साथ साथ यहाँ पर अनुस्वार, नुक्ता और आदि सभी जो है यहाँ पर बेसिक रूप से जो भी रहता है उसके बारे में आप स्कूल के स्तर से यहाँ पर जानकारी जो है प्राप्त करते आ रहे हो। और यहाँ तक कि आपने यहाँ पर संधि, समास, बाकी सभी जो है यहाँ पर कुछ विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, ऐसे कुछ शब्दों को जो है, ऐसे कुछ जो भी व्याकरण है उनके बारे में आपने जानकारी जो है स्कूल के स्तर में यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो आज जो है हम कुछ और प्रमुख जो यहाँ पर हिंदी के जो व्याकरण के अंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसमें भी जरूरी बात क्या है, पर आपको जो प्रथम पीयूसी में आगे आकर जो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर प्रथम पीयूसी में जो है आप जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको प्रश्न पत्रिका में, एग्जाम में जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। देखिए, व्याकरण कहते पहले यहाँ पर क्या आता है, संज्ञा। ग्रामर कहते हिंदी में यहाँ पर ग्रामर है, फिर व्याकरण कहते ही पहले यहाँ पर क्या आता है, संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, देखिए संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिससे किसी भी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। किसी भी जीव या फिर वस्तु या फिर भाव के जो यहाँ पर नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा के बहुत सारे भेद हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये जो ब्रिज कोर्स है इसमें हम सिर्फ संक्षिप्त रूप से जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो बहुत कुछ है, तो संक्षिप्त रूप में यहाँ पर संज्ञा क्या है, उसके प्रकार कौन सा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे में उदाहरण के लिए देखिए, किसी भी यहाँ पर व्यक्ति या फिर प्राणी या फिर किसी भी जाति के बारे में यहाँ पर जो भी नाम बोध कराता है ना, उसे यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गिलहरी, सिंह या फिर यहाँ पर और भी जो भी यहाँ पर जाति के संबंध में जो भी यहाँ पर नाम जो है बोध कराता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए शेर, शेर कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरे शेर जाति है, फिर मानव, मनुष्य। तो ये जो मनुष्य मानव है यह जातिवाचक संज्ञा है। पूरे मनुष्य संकुल के जो जाति है उसके बारे में यहाँ पर बोध होता है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी क्या है, पक्षी, पशु या फिर मनुष्य के जो नाम का बोध होता है उसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, रमेश, सीता,
ये सभी जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाव के संदर्भ में भाव जो यहाँ पर भाव का जो बोध कराता है उस नाम को हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, कोई भी यहाँ पर संज्ञा जो है, फिर नाम जो है, किसी समूह के बारे में यहाँ पर जो नाम का जो बोध होता है वो उसे हम यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा जो है कहते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर संज्ञा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सर्वनाम। उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। उस विकारी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। तो यहाँ पर पहले जो है पूर्वापर संबंध से किसी एक उदाहरण के लिए अभी हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते समय बार बार हम रमेश 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 इस तरह से तो नहीं बात कर सकते। तो इसीलिए पूर्वापर संबंध, पहले रमेश के बारे में बात करें तो बाद में से उसे वह करके हम यहाँ पर जो संबोधन है करते हैं, तो उसको जो है हम यहाँ पर सर्वनाम जो है यहाँ पर कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए जो प्रकार है, यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार जो यहाँ पर दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें फिर से 3 भेद या फिर 3 प्रकार जो है हम देख सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए, मतलब कोई भी 3 व्यक्ति यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उत्तम पुरुष का मतलब क्या है, जो यहाँ पर व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ पर तू, तुम, मैं, तो ये सभी जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में वह, आप, ये सभी आता है। और अन्य पुरुष में वह, आप करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर अगर बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर अन्य पुरुष करके आती है। देखिए यहाँ पर मैं, हम सभी यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू, तुम सभी या फिर आप सभी जो है यहाँ पर किस में आता है, मध्यम पुरुष में। और वही अन्य पुरुष में वह करके जो है यहाँ पर किसी और को इशारा करते हुए किसी और के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर अन्य पुरुष, वह, यह करके। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सभी ऐसे ही यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण किसी भी रूप में यहाँ पर किसी एक संख्या के बारे में बोध होती है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। देखिए अगर वचन के बारे में देखना है तो वचन में 2 प्रकार है हिंदी में प्रमुख रूप से, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन 2 भेद है, 2 प्रकार है। तो यहाँ पर एक वचन मतलब क्या, देखिए एक वचन मतलब जो भी यहाँ पर संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर जो भी विशेषण है, फिर कोई भी शब्द जो है यहाँ पर सिर्फ एक संख्या के बारे में यहाँ पर जो यहाँ पर बोध कराता है तो उसे एक वचन कहते हैं। वही एक के बदले में एक या फिर उससे ज्यादा संख्याओं के बारे में जो बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। देखिए यहाँ पर वचन बदले करके आपको यहाँ पर प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहना है, अगर लड़का है तो लड़के, बच्चा है तो बच्चे, बहन बहने, लड़की लड़कियां, लता लताएं। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर लड़का मतलब सिर्फ एक ही लड़का है, वही लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, फिर 4 हो सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे नियम हैं, इसके भी बहुत सारे नियम है जिसके बारे में आप आगे चलकर कक्षा में जो है जानने वाले हैं, या फिर सिर्फ इसी की ही एक कक्षा जो है यहाँ पर आप यूट्यूब में देख सकते हो, क्या है उस सबके लिए जो नियम क्या है करके। तो यहाँ पर लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, बहन बहने, तो जो सिर्फ एक संख्या का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं, या फिर 2 से अधिक संख्या का बोध जो शब्द यहाँ पर कराता है उसे हम बहुवचन यहाँ पर कहते हैं। तो इसके संदर्भ में जो है आपको एक अंक के लिए जो है 2 अंक के लिए जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिंग। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से जो है यहाँ पर नर या मादा जाति का बोध हो, नर या मादा मतलब स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम यहाँ पर व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए लिंग के जो भेद है यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 ही है, लिंग के प्रमुख रूप से यहाँ पर 2 ही भेद है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कुछ भाषाओं में यहाँ पर लिंग के 3 भेद जो है हम देख सकते हैं, मगर हिंदी में सिर्फ 2 ही भेद है, या तो वहां स्त्रीलिंग हो सकता है या तो वहां पुल्लिंग। देखिए यहाँ पर लड़का लड़की,
लड़का लड़की, माता पिता, विद्वान विदुषी। जो बहुत ही ज्ञानी है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। वही जो बहुत ही ज्ञानी स्त्री में हो तो उसे हम विदुषी कहते हैं। अध्यापक अध्यापिका, पढ़ाने वाले जो है यहाँ पर वह अध्यापक पुरुष है तो उसे हम अध्यापक कहते हैं, वही स्त्री है तो अध्यापिका। नेक्स्ट गाय बैल। तो इस तरह जो है यहाँ पर हम हर एक वस्तु हो या फिर पशु पक्षी या फिर प्राणी हो या फिर मनुष्य हो, उसको जो है पूरे सब जो भी संज्ञा है उसे यहाँ पर सिर्फ दो ही भेद में, मतलब दो ही रूप में देख सकते हैं। एक तो स्त्रीलिंग में होना है वह, या तो पुल्लिंग में, मतलब या तो नर जाति का होना है या फिर मादा जाति का। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको लिंग बदल कर लिखिए, फिर लिंग बदलिए करके यहाँ पर आपको 2 अंक के लिए 2 शब्द जो है, मतलब 2 रूप जो है पर 2 संज्ञा के 2 रूप है पर देंगे। उदाहरण के लिए सोच लीजिए, यहाँ पर आपको माता दिया तो आपको पिता लिखना है, वही लड़का है तो लड़की। नेक्स्ट अगर विद्वान दिया तो विदुषी, या फिर विदुर दिया तो विधवा करके। जिसकी पत्नी मरी होती है उसे यहाँ पर विदुर कहते हैं, वही जिसका पति यहाँ पर मरा होता है तो उसे यहाँ पर क्या है, विधवा कहते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो एक शब्द के यहाँ पर लिंग बदल कर लिखने के लिए जो है यहाँ पर आपको दिया जाता है, जैसे सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, भैया भाभी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिंग जो है बदल कर लिखने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समानार्थक शब्द। समान अर्थ में बोले जाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब देखिए भाषा में एक शब्द का सिर्फ यहाँ पर एक ही अर्थ नहीं होता है, या फिर अलग अलग शब्दों का भी एक ही अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए एक ही अर्थ को बताने वाले या फिर एक ही अर्थ को रखने वाले जो अलग अलग शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द यहाँ पर कहते हैं। एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द को, मतलब वो अलग शब्द अलग अलग रहते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मगर उनका अर्थ एक ही रहता है। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले अलग अलग शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। तो समानार्थक शब्द लिखिए करके भी आपको यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, एक अंक के लिए 2 शब्द यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य करके पूछेंगे तो आपको यहाँ पर रवि भास्कर करके लिखना है। देखिए सूर्य को रवि भी कहकर पुकारते हैं, भास्कर भी कहकर पुकारते हैं। कहने के लिए तो ये अलग अलग शब्द है, रवि भास्कर सूर्य, मगर अर्थ एक ही है, सूर्य ही है। तो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए जंगल, वन, कानन, विपिन। देखिए जंगल के लिए वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं और विपिन भी कहते हैं। यहाँ पर 3 शब्द है अलग अलग और इसे भी मिलाकर 4 शब्द है, मगर अर्थ एक ही है। तो जंगल हो या फिर वन हो, या अगर आपको यहाँ पर कानन करके दिया या फिर वन करके दिया तो आप जंगल, विपिन इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अग्नि, आग, अनल। तो अग्नि के लिए आग कहते हैं, ये सभी जो है जानते हैं ज्यादा, और उसके साथ साथ अनल भी कहते हैं, ये कम जानते हैं कम लोग। तो यहाँ पर अग्नि, आग, अनल। नेक्स्ट देखिए आंख, नयन, लोचन, चक्षु। आंखें के लिए भी यहाँ पर 4 शब्द हैं, नयन, लोचन, चक्षु, आंख। नेक्स्ट देखिए आकाश, गगन, आसमान, नभ। आकाश के लिए क्या कहते हैं यहाँ पर, गगन, आसमान और नभ। तो इस तरह से आपको क्या पूछेंगे, ये जो शब्द एक शब्द पूछेंगे, समानार्थक शब्द लिखिए करके, तो आपको और एक या फिर 2 शब्द जो है समानार्थी शब्द जो है आपको लिखना है। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखने पर आप 2 अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विलोम शब्द। अभी वचन के बारे में जान लिया, लिंग के बारे में जान लिया, अभी विलोम शब्द क्या है। देखिए शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, तो वो निश्चित अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। एक तो विलोम शब्द को हम क्या कहते हैं, पर विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर एक शब्द का ही जो है एक अर्थ होता है, तो एक शब्द के एक अर्थ के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को या फिर उसके विरुद्ध में अर्थ देने वाले शब्द को हम यहाँ पर विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और विलोम शब्द के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर जानती हूँ। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिन रात, विलोम शब्द। देखिए दिन उसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर क्या है, रात है। जन्म मृत्यु, विष अमृत, प्रत्यक्ष परोक्ष, आदि अंत। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो भी शब्द रहता है उसके विपरीतार्थक, मतलब उसके विरुद्ध में अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द यहाँ पर कहते हैं। विलोम शब्द भी आप लोगों को 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर काल। तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। आप सभी लोग तो यहाँ पर जो अभी बताया
संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विलोम शब्द, इनसे तो बहुत ही अच्छे से परिचित हो, फिर भी उसके जो अर्थ क्या है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दिया। और किस तरह से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में भी, कितने अंक के लिए पूछेंगे उसके बारे में भी बताया। तो ये जो काल परिवर्तन है, ये जो है आपको 3 अंक के लिए परीक्षा में पूछेंगे, प्रथम पीयूसी की परीक्षा में। तो उसके लिए आपको काल क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। काल परिवर्तन करने के लिए पूछेंगे 3 अंक के लिए, तो कालों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से हमें, क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञात होता है उसे हम यहाँ पर काल कहते हैं। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। ये जो काल है क्या करता है, जब क्रिया होती है, काम होती है, वो जो समय है वह दर्शाता है। नेक्स्ट, मतलब क्रिया के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध करता है। वो जो काम है वह कब हुआ, या फिर अभी हो रहा है, या फिर होगा। क्रिया मतलब यहाँ पर काम है, तो अभी होगा, या फिर होने वाला है, या फिर हो गया है, या फिर उसमें भी कब हो गया, ये सभी जो है इसके बारे में हमें क्या है, ये जो काल है उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए बच्चे खेल रहे हैं, तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये यहाँ पर वर्तमान में काल में आता है, मतलब अभी खेल रहे हैं बच्चे। बच्चे खेल रहे थे मतलब भूतकाल में, बच्चे जो है अभी खेल रहे थे, अभी बच्चे खेलेंगे वो भविष्य काल में है। देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर वेद देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। इसके लिए एक उदाहरण क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं मतलब अभी वर्तमान में, अब फिलहाल जो है वहां खेल रहे हैं, एट प्रेजेंट खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, जो काम हो गया है, जो अभी बीत चुका है, तो वह भूतकाल है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे जो है यहाँ पर भूतकाल जो है उसे दर्शाता है। ये जो थे, है, या फिर जाएंगे, आएंगे, करेंगे, ने, ये सभी जो है यहाँ पर उन्हें किया, ये सभी जो है यहाँ पर वो जो क्रिया है वह हुआ है, या फिर होगा, या फिर अभी हो रहा है, इसके बारे में जो है समय के बारे में वह वर्तमान में है, या फिर भूतकाल में, या फिर भविष्य काल में है करके यहाँ पर वह दर्शाएंगे। तो यहाँ पर भूतकाल मतलब अभी बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर वह उनका खेल कर जो है हो गया है, तो भूतकाल है, वह पास्ट टेंस है, वह पास्ट है। नेक्स्ट देखिए भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। भविष्य काल मतलब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस है। अभी बच्चे खेलेंगे मतलब अभी बच्चे खेल नहीं रहे हैं, अभी वहां जाकर खेलने वाले हैं, मतलब बच्चे खेलेंगे, तो ये भविष्य काल में। तो क्रिया के यहाँ पर होने का, या फिर वह हो रहा है, या फिर वह हो चुका है, तो इसके बारे में, उसके जो समय है उसके बारे में जो यहाँ पर बोध कराता है उसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वर्तमान काल, या फिर भूतकाल, या फिर भविष्य काल, या फिर काल जो है कह सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यहाँ पर कार्य के मतलब क्रिया के होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल में यहाँ पर 3 भेद है। एक वर्तमान काल, क्रिया के वर्तमान में होने का जो बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और क्रिया के यहाँ पर भूत में मतलब क्रिया के जो पूर्ण होने का जो भी यहाँ पर बोध है कराता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल मतलब जैसे अभी क्रिया के अभी आगे जाकर होने का जो बोध कराता है उसे हम उस शब्द को, जो उस क्रिया के उस रूप को जो है हम यहाँ पर भविष्य काल कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे भेद हैं। इसमें भी उदाहरण के लिए सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, तो ऐसे बहुत हेतु मत भूतकाल, हेतु मत भविष्य काल, तो ऐसे इसमें भी 4-5 जो भेद है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में जब हम कक्षा में देखेंगे तो इनके बारे में भी, इनके भी जो यहाँ पर प्रकार है उसको भी हम पूर्ण रूप से जानेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। मतलब अभी हमने काल के जो भेद है, प्रकार है, उसको देख लिया, और मैंने आपको बताया था कि 3 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, तो किस तरह पूछेंगे उसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 300 अध्यापक चुने जाएंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया कि वर्तमान काल में इसे बदलिए करके। तो फिलहाल तो ये जो है अभी यहाँ पर भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में है वाक्य जो है, अभी आपको क्या करना है, इसे वर्तमान काल में बदलना है। तो आपको यहाँ पर 300 अध्यापक चुने जाते हैं करके लिखना है, 300 अध्यापक चुने जाते हैं करके। तो यहाँ पर ये है जो है यहाँ पर वो क्या कराता है, यहाँ पर जो वर्तमान है उसका बोध जो है यहाँ पर कराता है। नेक्स्ट देखिए, सभी सिफारिशें तिरस्कृत की गई, तो आपको यहाँ पर भविष्य काल में से बदलने के लिए बताया है। तो आपको क्या करना है, सभी सिफारिशें तिरस्कृत किए जाएंगे। देखिए ये जो की गई है और किए जाएंगे जो है,
ये क्रिया के ये रूप है जो जो है यहाँ पर जो काल है उसे दर्शाता है, समय जो है उसे दर्शाता है। तो यहाँ पर की गई और किए जाएंगे, की गई मतलब यहाँ पर भूतकाल में है। तो इन्हीं शब्दों से, सिर्फ इन्हीं शब्दों को बदलने पर जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पर भविष्य काल में कर सकते हैं, मतलब किए जाएंगे। अभी क्या करेंगे, किए जाएंगे करके यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मनुष्य सभ्यता का निर्माण करेगा, ये अभी भविष्य काल में है, तो आपको यहाँ पर भूतकाल में बदलना है। निर्माण करेगा जो है ये अभी, करेगा जो है ये भविष्य काल को दर्शा रहा है, अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है करके। मगर वही आपको इसे भूतकाल में बदलना है, तो मनुष्य ने सभ्यता का निर्माण किया, तो करेगा को अगर किया कर दिया, तो ये जो किया यहाँ पर क्रिया का जो रूप है, इसे जो है यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि अभी किया मतलब हो चुका है, तो भूतकाल को जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको काल परिवर्तन जो है करना है, मतलब 3 वाक्य देंगे आपको, ऐसे ये जो है 3 वाक्य जो है 3 प्रश्न जो है पूछेंगे, और ब्रैकेट में ये भी देंगे कि आपको क्या है, वर्तमान काल में बदलना है, फिर भूतकाल में या फिर भविष्य काल में करके, तो उत्तर जो है उसका आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 3 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि। क्या है वाक्य शुद्धि? देखिए, रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, तो उसमें यहाँ पर संज्ञा के शब्द होते हैं, सर्वनाम के शब्द होते हैं, फिर वचन के शब्द, विशेषण, क्रिया के शब्द होते हैं। तो ऐसे में एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग या फिर कोई भी विराम आदि चिन्हों से संबंधित अगर किसी तरह की भी अशुद्धि है, तो उसको शुद्ध करना ही जो है यहाँ पर वाक्य शुद्धि है। तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए करके देंगे। 5 अंक के लिए यहाँ पर आपको इससे प्रश्न जो है पूछेंगे। तो पहले आपको एक वाक्य देंगे, निंदा का ऐसे ही महिमा है, तो पहले आपको उसे पढ़ना है और सोचना है कि इसमें किस तरह की यहाँ पर अशुद्धि है करके। तो यहाँ पर देखिए, निंदा की ऐसी ही महिमा, यहाँ पर का है और यहाँ पर की है, तो लिंग से संबंधित जो है यहाँ पर अशुद्धि थी, लिंग से संबंधित अशुद्धि थी, तो यहाँ पर का से की कर दिया। कारक चिन्ह नहीं है, मगर यहाँ पर ये जो है लिंग को दर्शाता है, तो यहाँ पर निंदा का ऐसी ही महिमा है को निंदा की ऐसी ही महिमा है करने पर जो है पर वाक्य शुद्ध हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठता था, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे। सोचिए इसमें क्या यहाँ पर अशुद्धि हो सकती है। देखिए, जो उठता था, उठते थे, यहाँ पर क्या है, हम है, हम का अर्थ ही यहाँ पर क्या है, बहुवचन में आ गया, तो उठता था यहाँ गलत है। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे के वचन से संबंधित अशुद्धि जो है इसमें है। नेक्स्ट देखिए, कई महाविद्यालय खुला, तो यहाँ पर देखिए ये खुला है, वही उत्तर में खुले हैं, कई महाविद्यालय खुले। तो आपको पहले सोचना, देखिए ये जो खुला है वह एक वचन में है, मगर यहाँ पर आपको कई दिया है, कई का मतलब एक से ज्यादा या फिर बहुत सारे, तो अगर एक या फिर एक से ज्यादा बहुत सारे है तो वह बहुवचन में है, तो यहाँ पर खुला हम नहीं कर सकते क्योंकि वह एक वचन में है, तो इसीलिए कई महाविद्यालय खुले, तो बहुवचन, वचन से संबंधित यहाँ पर अशुद्धि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कहा जाए, लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाए, लिंग से संबंधित अशुद्धि। कथाएं जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो ऐसे में कहाँ तक कही जाए सही होगा, कहा जाए गलत होगा, तो लिंग से संबंधित अशुद्धि थी। इसके बारे में और भी बहुत सारे नियम है, वो सभी जो है हम आगे जाकर कक्षा में जानने वाले हैं, और इसका ही एक अलग जो है वाक्य शुद्धि का ही एक अलग जो है पर यूट्यूब में वीडियो जो है उसमें पूर्ण रूप से बताया है। सिर्फ अभी फिलहाल संक्षिप्त रूप में जो है पर इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जो है फिलहाल यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर व्याकरण जो है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त कर ली। लिंग मतलब क्या है, किस तरह से यहाँ पर कितने अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, वचन क्या है, और फिर उसके बाद काल परिवर्तन किस तरह करते हैं, वाक्य शुद्धि क्या है, कितने अंक के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्या है करके। तो यहाँ पर एक बात आप अच्छे से याद में रखिएगा, अगर आप आगे चलकर जो है पीयूसी में यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो हिंदी के संबंधित जो व्याकरण है उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनसे भी संबंधित जो प्रश्न है आपको ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो वहां पर आप आसानी से, अगर आपको उसके संबंध में ज्ञान अच्छे से है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है,
आप अच्छे से अंक भी प्राप्त कर सकते हो। अरे छोड़िए, नोट्स में रहता है ना, उसे देख लेंगे लिखेंगे नहीं। उदाहरण के लिए अभी यहाँ पर वाक्य शुद्धि करना, नोट्स में रहता है, उसे देखकर अगर उसमें से पूछेंगे तो हम लिख लेंगे नहीं। पहले आपको वाक्य शुद्धि क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, ये सभी आप यहाँ पर लिंग पहचाना सभी स्कूल में ही यहाँ पर आप सीख कर आए हो। फिर भी जो लिंग की, वचन की या फिर विलोम शब्द की जो परिभाषा है आपको ठीक से पता था नहीं ना, उसके बारे में आज हमने जाना। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर किसी भी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो पहले वह क्या है ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।